नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। अब हम नवंबर 2022 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले व्यक्तित्व हैं अरुण गोयल। अरुण गोयल को हाल ही में भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। कब की बात है? नवंबर 2022 में। राजीव कुमार, जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो राजीव कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया और उससे चुनाव आयुक्त का एक पद खाली हो गया और तभी अरुण गोयल की नियुक्ति की गई है चुनाव आयुक्त के रूप में। ज्ञात हो कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और 2 अन्य सदस्यों में अभी एक नियुक्ति हुई है अरुण गोयल के रूप में, और दूसरे जो सदस्य हैं वो हैं अनूप चंद्र पांडे। ये दूसरे चुनाव आयुक्त है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर अरुण गोयल जी के बारे में कुछ बातें जाने तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पंजाब काडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। चलते हैं आगे और अगले व्यक्तित्व को देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं प्रीति सूदन। इनकी नियुक्ति यूपीएससी के मेंबर के रूप में हुई है। यूपीएससी का मतलब है संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रीति सूदन 1983 बैच की आईएएस अधिकारी रही हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि प्रीति सूदन की नियुक्ति कहाँ हुई है तो यूपीएससी के मेंबर के रूप में हुई है। अभी यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज सोनी। इनका कार्यकाल 2023 तक रहेगा। कब? 27/6/2023 तक ये यूपीएससी के अध्यक्ष रहेंगे। अगले जो व्यक्तित्व हैं वो हैं अरविंद विरमानी। अरविंद विरमानी क्यों चर्चा में रहे हैं? इनकी नियुक्ति हुई है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। अरविंद विरमानी वरिष्ठ अर्थशास्त्री रहे हैं। 2007 से 9 के दौरान मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार रहे हैं ये, और इनकी नियुक्ति हुई है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। नीति आयोग के बारे में जाने तो नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। इसका फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक थिंक टैंक है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और उपराज्यपाल सम्मिलित होते हैं। इसमें क्षेत्रीय परिषद भी होती है। इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो राज्य मंत्री के समकक्ष दर्जा रखते हैं, और उन्हीं पूर्णकालिक सदस्यों के संदर्भ में नियुक्ति हुई है अरविंद विरमानी की। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगले व्यक्तित्व को देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं संजय कुमार मिश्र, एसके मिश्र। अभी इनकी नियुक्ति कहाँ हुई है? ये प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त रहे हैं नवंबर 2018 से। हाल ही में इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की और वृद्धि की गई है। अब ये नवंबर 2023 तक प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में रहेंगे या कार्य करेंगे। अब अगर हम एसके मिश्र के बारे में या संजय कुमार मिश्र के बारे में कुछ बातें जानें तो भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं और नवंबर 2018 में ईडी का निदेशक इन्हें नियुक्त किया गया था। अभी चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। अगले व्यक्तित्व को देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस को हाल में पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया है, और इन्होंने किसकी जगह ली है? जगदीप धनखड़ की ली है। अब जगदीप धनखड़ की नियुक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में की गई है, तो इस कारण से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद खाली हो गया था, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी नियुक्ति से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अभी सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया है, और सीवी आनंद बोस केरल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रहे हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो नियुक्तियों के कारण जो भी व्यक्ति चर्चा में रहे उनको एक बार पढ़ लेना है, हो सकता है यहाँ से एग्जाम में पूछा जाए। अब हम निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम इलाबेन भट्ट जी का है। इलाबेन भट्ट है कौन? ये जानी मानी समाज सेविका रही हैं, गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, और 2 नवंबर 2022 को 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है सेवा संगठन। सेवा का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, स्वश्रयी महिला सेवा संघ की इन्होंने स्थापना की, जो महिलाओं को रोजगार दिलाने हेतु समर्पित था। इन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1997 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। राइट लिवलीहुड पुरस्कार मिला 1984 में।
पद्मश्री सम्मान मिला 1985 में, पद्म भूषण 1986 में, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2011 दिया गया शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु। 2012 की बात है, 2012 में अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री रही हैं हिलेरी क्लिंटन। उन्होंने इलाबेन भट्ट को अपना आदर्श बताते हुए कहा था कि विश्व में अनेक नायक एवं नायिकाएं हैं और इलाबेन भट्ट उनमें से एक हैं। तो इस प्रकार से ये इलाबेन के समाज के प्रति, देश के प्रति किए गए कार्यों को ही बताता है कि उनकी एक वैश्विक लोकप्रियता थी। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा इलाबेन भट्ट जी के बारे में तो जानी मानी समाज सेविका, गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। इनके संगठन का नाम ध्यान रखना है, स्वश्रयी महिला सेवा संघ, अंग्रेजी में इसका नाम है सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। ठीक है, इनको जो जो पुरस्कार या सम्मान मिले, जैसे रैमन मैग्सेसे, राइट लिवलीहुड, पद्मश्री, पद्म भूषण, ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले व्यक्तित्व को देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं विक्रम गोखले। ये कौन है? ये जाने माने अभिनेता रहे हैं, हिंदी फिल्म और टेलीविज़न कलाकार रहे हैं और 26 नवंबर को पुणे में 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनकी लोकप्रियता थी सबसे पहले मराठी फिल्म अनुमति में शानदार अभिनय के लिए इन्हें 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो ये काफ़ी लोकप्रिय जाने माने अभिनेता रहे हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया। ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा विक्रम गोखले का संबंध किस क्षेत्र से है तो कला से संबंधित रहे हैं। तो चलते हैं आगे। अगले व्यक्तित्व है श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी कौन है? ये स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता के रूप में लोकप्रिय हैं। इन्होंने 1951-52 के पहले आम चुनाव में भाग लिया था और अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है तो वो है श्याम शरण नेगी। 5 नवंबर 2022 को 105 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से था। तो ये बात ध्यान रखनी है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे? श्याम शरण नेगी। अगले व्यक्तित्व हैं तबस्सुम गोविल। ये कौन है? ये बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं। 18 नवंबर 2022 को 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनकी लोकप्रियता एक टीवी प्रोग्राम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन से हुई। तो ध्यान रखना है तबस्सुम गोविल के बारे में। अगले व्यक्तित्व हैं जियांग जेमिन। ये कौन है? ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति हैं। 96 वर्ष की आयु में 30 नवंबर को इनका निधन हो गया। तो जियांग जेमिन का संबंध चीन से है, चीन के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। तो ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने नियुक्तियों और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ा। चलते हैं आगे। अब हम नवंबर 2022 में पुरस्कार और सम्मान जो चर्चा में रहे उनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात संगीत नाटक अकादमी के वर्ष 2019, 20 और 21 के पुरस्कारों से संबंधित है। तो संगीत नाटक अकादमी के वर्ष 2019, 20 और 21 के पुरस्कारों की घोषणा 25 नवंबर 2022 को की गई और 41 कलाकारों को 19, 20 व 21 के पुरस्कार दिए गए। इन पुरस्कारों की घोषणा के साथ ही 2019, 20 व 21 के लिए अकादमी के बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 19, 20 और 21 के लिए 33 कलाकारों को अकादमी का बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया। वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक नए पुरस्कार की घोषणा की गई जिसे नाम दिया गया वन टाइम अमृत पुरस्कार। 10 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप का अवार्ड मिला है। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अब हम एक एक करके कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है ये संगीत, नृत्य एवं अन्य विविध कलाओं जैसे रंगमंच, पारंपरिक लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य, इन सब कलाओं में समग्र योगदान के लिए दिया जाता रहा है। जैसा कि अभी हमने बात की कि वर्ष 2019, 20 व 21 के लिए 41 कलाकारों को यह सम्मान दिया गया है। अब हम एक लिस्ट देख लेते हैं कि किन किन व्यक्तित्वों को मिला है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें ध्यान रखना है, एक बार देख जरूर लेते हैं। ध्यान रखना कि संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। तो चलिए लिस्ट देख लेते हैं। वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई है हम क्रम से देख लेते हैं। जैसे 2019 के लिए ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हैं।
एकेडमी पुरस्कार हैं। और हमने बात की कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं, जैसे संगीत है, नृत्य है, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि म्यूजिक के फील्ड में 11 लोगों को मिला 2019 के लिए। वहीं आप देखेंगे डांस के लिए 9 लोगों को मिला, थिएटर के लिए 9 लोगों को, ऐसे ही आप देखेंगे 10 लोगों को मिला है ट्रेडिशनल, फोक, ट्राइबल डांस, म्यूजिक, थिएटर और पपेट्री के लिए। वहीं फील्ड ऑफ ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए 2 लोगों को मिला। तो आप इनको जब ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा। ऐसे ही 2020 के लिए भी 41 लोगों को मिला है। अब इनके नाम पढ़ना, ध्यान रखना थोड़ा कठिन बात है, बस हमको ध्यान रखना कि कितने कितने लोगों को मिला है। ऐसे ही आप देखेंगे विभिन्न श्रेणियों में। और 2021 के लिए भी ऐसे 41 लोगों को मिला है, जैसे म्यूजिक में 11। तो ये सब है। हमने बात की थी कि जो फेलोशिप अवार्ड है वो 10 लोगों को मिला है, ठीक है। तो ये फेलोशिप अवार्ड है जिसमें ये 10 लोगों को मिला है। इसमें एक प्रमुख नाम आप देखेंगे कि तीजन बाई का है। तो तीजन बाई कौन है? पंडवानी लोक गायक से इनका संबंध रहा है और ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी की जो फेलोशिप है ये 10 कलाकारों को दी गई है, ये ध्यान रखना है। संगीत नाटक अकादमी का जो फेलोशिप सम्मान है यह अकादमी का सबसे प्रतिष्ठित व दुर्लभ सम्मान है। इसमें सम्मान राशि 3 लाख रुपए दी जाती है। और अभी ध्यान रखना है कि जो इस वर्ष दी गई है फेलोशिप 10 लोगों को दी गई है। आप एक बार नाम पढ़ लेंगे। इसमें मुझे तीजन बाई का नाम सबसे इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। तीजन बाई कौन है? ये पंडवानी लोक गायन से संबंधित है और छत्तीसगढ़ राज्य से इनका संबंध रहा है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार जो 2019, 20 और 21 के लिए 33 कलाकारों को प्रदान किए गए। कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के बारे में। तो ये 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को दिया जाता है। पुरस्कार राशि 25,000 रुपये है, ठीक है। और जैसा कि हमने बात की कि वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए 33 कलाकारों को ये पुरस्कार दिया गया है। अब हम एक लिस्ट भी देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2019 के लिए है। जैसा कि हमने बात की कि 19 में भी 33 कलाकारों को मिला है, ऐसे 20 में, ऐसे 2021 में। तो बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार म्यूजिक में 8 लोगों को मिला है, ऐसे डांस में 8 लोगों को, ठीक है। तो ऐसे ये कैटेगरी है, आप देखेंगे, ठीक है। तो मेन बात इसमें यही है। अब इतने नाम रटना थोड़ा मुश्किल काम है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी इसीलिए कम है। तो बस एक लिस्ट है, ऐसे देखने के लिए आप समझ लें, जान लें कि किन किन श्रेणियों में भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है। तो युवा बोला जा रहा है तो किस उम्र आयु वर्ग को इसमें कवर किया जा रहा है? तो 40 वर्ष से कम उम्र के कलाकारों को इसमें शामिल किया जाता है। पुरस्कार राशि कितनी है बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार में? 25,000 है। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं आगे, अगली बात करते हैं। अगली बात है संगीत नाटक अकादमी के अमृत पुरस्कारों की। अभी हमने बात की कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नए पुरस्कारों की घोषणा की गई है और नाम है वन टाइम अमृत पुरस्कार। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना, हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछा जाए। तो वन टाइम अमृत पुरस्कार किसे कहा जा रहा है? यह पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे कलाकारों को दिया जाएगा जिन्हें भारत की प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में अब तक अपने कैरियर में कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। तो ध्यान रखना है कि ऐसे कलाकारों को दिया जाएगा जिन्हें अभी तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। उनके योगदान को सराहने के लिए भारत सरकार की योजना है। 75 वर्ष से अधिक उम्र का आयु वर्ग है और इस बार ऐसे 86 कलाकारों को ये सम्मान मिला है। ध्यान रखना कि जो वन टाइम अमृत पुरस्कार, इसके तहत पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। जो बातें महत्वपूर्ण हैं उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे एग्जाम में जो पूछी जा सकती है। अभी हमने क्या पढ़ा कि संगीत नाटक अकादमी के वर्ष 19, 20 और 21 के ये जो पुरस्कार हैं 41 कलाकारों को दिया गया। नाम रटना महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। संगीत नाटक अकादमी की जो फेलोशिप है 10 कलाकारों को दी गई, उसमें एक सबसे प्रमुख नाम जिसमें हमने बात की थी तीजन बाई के बारे में, ये पंडवानी लोक गायन से संबंधित रही हैं। विगत वर्षों में MPPSC में तीजन बाई को लेकर प्रश्न पूछा गया। इनका संबंध छत्तीसगढ़ से रहा है। वहीं बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की हमने बात की, 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को दिया जाता है। 19, 20 और 21 के लिए 33 कलाकारों को ये पुरस्कार दिया गया। बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के तहत जो पुरस्कार राशि वो 25,000 है।
वहीं हमने बात की थी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक नए पुरस्कार की घोषणा की गई जिसे वन टाइम अमृत पुरस्कार कहा गया, और इसका उद्देश्य था कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे कलाकारों को सम्मानित करना जिन्हें भारत की प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में अब तक अपने करियर में कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है, और पुरस्कार राशि इसकी 1 लाख रुपए है, और इस बार 86 कलाकारों को सम्मानित किया गया। तो ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 से संबंधित है। अब ये इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? बिहार के हिंदी कथाकार जयनंदन को। जयनंदन की अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी एक सबसे प्रमुख रचना है श्रम एव जयते। दूसरी एक रचना है विघटन। तो अगर पूछा जाए श्रम एव जयते विघटन किसकी रचना है तो जयनंदन। जयनंदन कौन है? ये बिहार के हिंदी कथाकार हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि इन्हें इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। अब हम इफ्को साहित्य पुरस्कार के बारे में कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं। तो इफ्को का मतलब यहाँ पर क्या है? इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये इफ्को का फुल फॉर्म है। हिंदी रूपांतरण है इसका भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। ये भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अब इफ्को साहित्य पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो जो इफ्को का साहित्य पुरस्कार है वो प्रसिद्ध कवि, हिंदी उपन्यासकार एवं लेखक श्री लाल शुक्ल की स्मृति में दिया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि किसकी स्मृति में दिया जाता है तो ये प्रसिद्ध हिंदी कवि और उपन्यासकार रहे हैं, लेखक रहे हैं श्री लाल शुक्ल। इनकी स्मृति में दिया जा रहा है वर्ष 2011 से। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रामीण एवं कृषि जीवन पर केंद्रित लेखन के लिए। ग्रामीण एवं कृषि जीवन पर केंद्रित लेखन के लिए, और इस लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इफ्को साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। श्री लाल शुक्ल की स्मृति में वर्ष 2011 से दिया जा रहा है। 2022 का सम्मान किसे मिला है? जयनंदन को, जो कि बिहार के हिंदी कथाकार हैं। हमने इफ्को की भी बात की कि इफ्को भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात 23वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 से संबंधित है। जो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार है वो उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। अभी 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर बकुल ढोलकिया को, जो कि IIM अहमदाबाद के पूर्व निदेशक रहे हैं। और लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार के तहत जो पुरस्कार राशि है वो कितनी है? 5 लाख रुपए। अगर पूछा जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किस लिए दिया जाता है तो एक्सीलेंस या उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? पुरस्कार राशि कितनी है? तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात मिस अर्थ 2022 के बारे में है। वर्ष 2022 की जो 22वीं मिस अर्थ प्रतियोगिता है इसका फाइनल दौर फिलीपींस के मनीला में आयोजित हुआ 29 नवंबर 2022 को, और वहाँ दक्षिण कोरिया की मीना सिउ चोई को मिस अर्थ 2022 चुना गया। तो ध्यान रखना कि अगर पूछा जाएगा कि मिस अर्थ 2022 कौन है तो मीना सिउ चोई ये दक्षिण कोरिया की हैं। अब अगर हम देखें कि ये जो 22वीं मिस अर्थ प्रतियोगिता है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है वंशिका परमार ने। वंशिका परमार ये मिस अर्थ इंडिया रही हैं और इन्होंने 22वीं मिस अर्थ प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कुछ और अवार्ड्स इसमें दिए गए हैं, जैसे क्या नाम है? मिस अर्थ एयर, ऐसे ही मिस अर्थ वाटर, मिस अर्थ फायर। तो मिस अर्थ एयर का अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया की शेरडॉन मॉर्टलॉक को। वहीं मिस अर्थ वाटर का अवार्ड मिला है फिलिस्तीन की नदीम अयूब को, और कोलंबिया की एंड्रिया एग्यूलेरा को मिस वर्ल्ड फायर का अवार्ड मिला है। तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि भारत के किसी भी व्यक्तित्व को अवार्ड नहीं मिला है, तो मेरे हिसाब से यहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ज़्यादा ध्यान ही रखना चाहते हैं तो मिस अर्थ 2022 के बारे में ध्यान रख सकते हैं कि दक्षिण कोरिया की सुंदरी हैं मीना सिउ चोई, इनको मिला है मिस अर्थ 2022। हाँ, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया ये जरूर ध्यान रख सकते हैं। तो वंशिका परिमार ने भारत का प्रतिनिधित्व किया 22वीं मिस अर्थ प्रतियोगिता में, जिसका फाइनल दौर कहाँ हुआ? फिलीपींस के मनीला में। ध्यान रखना है।
चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात सियोल शांति पुरस्कार 2022 के बारे में है। सियोल शांति पुरस्कार 2022 का पुरस्कार मिला है टिम बर्नर्स-ली। अब ये टिम बर्नर्स-ली कौन है? WWW के जनक, वर्ल्ड वाइड वेब के जनक है। सियोल शांति पुरस्कारों की बात करें तो इनकी स्थापना 1990 में की गई थी। 1990 में सियोल ओलंपिक 1988 की सफलता के उपलक्ष्य में, और दक्षिण कोरिया में ये 1988 के ओलंपिक आयोजित किए गए थे। पुरस्कार 2-2 वर्षों के अंतराल में दिए जाते हैं और पुरस्कार राशि है 2 लाख अमेरिकी डॉलर। ये पुरस्कार राशि है 2 लाख अमेरिकी डॉलर। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि सियोल शांति पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। वहीं 2020 का अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाख, उनको दिया गया था। 18 का पीएम मोदी को दिया गया था, 20 का थॉमस बाख को दिया गया था, और अभी 2022 का किसको दिया गया है? WW के जनक है टिम बर्नर्स-ली। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।